नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और फैन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम सामान्य विज्ञान की एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, खासकर रीट के प्रतिभागियों के लिए। तो कल हमने आपको पढ़ाया था कि विभिन्न जो पदार्थ होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। आज हम लेके चल रहे हैं कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, भोजन ये कहाँ से आता है, और दूसरा जो चैप्टर है भोजन के घटक। हमारे जो नोट्स हैं वो हैंडमेड नोट्स हैं, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो पूरी बुक को पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन ये कहाँ से आता है। भोजन के जो स्रोत हैं वो मुख्यतः दो स्रोत हैं, पादप और जंतु। पादपों से जो हमें प्राप्त होने वाले खाद्यान्न हैं, जैसे मसाले हैं, फल, तेल, सब्जी और पेय पदार्थ जैसे चाय और कॉफ़ी, ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जंतुओं से जो हमें भोजन प्राप्त होता है वो दूध, दही, मक्खन, पनीर, शहद, मांस और मछली के रूप में प्राप्त होता है। भोजन के रूप में अगर हम एक पौधे को देखें तो उसके विभिन्न भाग हैं, वो हम भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे फल रहते हैं, बैंगन, आम और टमाटर। इसी तरह से बीज जो होता है पौधों का, उसमें आप जैसे सरसों, मूंगफली और अनाज, ये हैं बीज। इसके अलावा फूल के रूप में अगर आप देखें तो फूल गोभी की सब्ज़ी आप सभी लोगों ने खाई होगी, ये फूल एक पौधे का भाग होता है। इसके अलावा बात करें तने की, तो तने में जैसे आलू, वो भूमिगत तना है, और अदरक और गन्ना भी हम लेते हैं। इसके अलावा पत्ती के रूप में बात करें तो पालक, धनिया, पुदीना, पत्ता गोभी और चाय। जड़ के रूप में बात करें तो गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम, ये हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। अभी आप यहाँ पे एक पौधे का डायग्राम देख सकते हैं। ये देखिए, ये पुष्प होता है, ये इसमें फल लगा हुआ है, फली लगी हुई है। इसी तरह से ये भाग जो सीधा जिस पे पत्तियाँ और फल जुड़े होते हैं, ये तना होता है। और तने से जहाँ से पत्ती निकलती है उसको नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच का स्पेस होता है इंटरनोड। और इसी तरह से ये देख रहे हैं आप प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण के आधार पर हम जीवों को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। शाकाहारी जीव, वे जीव जो केवल पौधों और उनसे बने उत्पाद को खाते हैं, वो शाकाहारी जीव हैं, जैसे उदाहरण के लिए बकरी, गाय और हिरण। इसी तरह से मांसाहारी जीव, वे जीव जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ और छिपकली। फिर होते हैं सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी जीव में वे जीव आएंगे जो पौधों और जंतु दोनों को ही खाते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा। इसके अलावा बात करते हैं, ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, भोजन के घटक। ये कक्षा 6 का दूसरा चैप्टर है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का। तो देखिए, जो भी हम व्यंजन बनाते हैं वो हम कच्ची सामग्री, यानी या तो पादपों से लेंगे या जंतुओं से लेंगे, उससे ही बनाते हैं। तो ये जो कच्ची सामग्री है, यही हमारे शरीर के लिए क्या है, पोषक तत्व है, या पोषक बोलते हैं इनको। तो ये जो कच्ची सामग्री, जो मुख्य पोषक हैं, वो मुख्यतः है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल से मिलकर बने होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक एक सबका। अब कार्बोहाइड्रेट का एक परीक्षण है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को हम एक कच्ची सामग्री के रूप में लेके उसमें 2 से 3 बूंदें आयोडीन की डालेंगे, तनु विलयन की, जिससे उसका जो रंग है वो नीला और काला हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं, आयोडीन, आयोडीन का तनु विलयन, और रंग कैसा होगा, नीला और काला। तो ये मंड की उपस्थिति बताता है। मंड को और स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट के ही क्या हैं, रूप हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन जो होता है उसके परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा पेस्ट बना लेंगे, चूर्ण बना लेंगे, और परखनली में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 10 बूंदें लगभग, और 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालेंगे, और इसको हिलाएंगे। हिलने से क्या होगा, कुछ ही देर में रिएक्शन होगी और पदार्थ का जो रंग है वो बैंगनी हो जाएगा। तो बैंगनी रंग अगर प्राप्त होता है कॉपर सल्फेट डालने से, तो इसका मतलब ये जो पदार्थ है ये प्रोटीन है। वसा का परीक्षण बहुत ही आसान है। इसमें किसी भी कागज़ में आप उस पदार्थ को लपेट दीजिए। अगर वो कागज़ चिकना हो जाता है और उस पर तेल का धब्बा बन जाता है, तो हम प्रकाश में देखेंगे तो वो धुंधला दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये वसा के लिए परीक्षण होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो शरीर कार्बोहाइड्रेट से ही लेता है। अगर हम देखें, क्रम देखें, तो सबसे पहले हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होगी कार्बोहाइड्रेट से। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है तो वसा से प्राप्त होगी, और वसा भी खत्म हो गया है तो शरीर हमारे प्रोटीन को पाचन करके और ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो लगभग 4 कैलोरी, और वसा से प्राप्त होती है, 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है, यानी दुगने से भी ज़्यादा। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनको हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, और जो प्रोटीन होता है उसको हम शरीर की संरचना बनाने वाला भोजन भी बोलते हैं। चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो स्रोत जैसे जितने भी खाद्यान्न हैं, बाजरा है, गन्ना, गेहूँ, इसके अलावा मक्का, और सब्जियां जैसे आलू है, तरबूज है, तो पपीता वगैरह, ये हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स।
कार्बोहाइड्रेट के प्रकार जो हैं वो मंड और शर्करा, इस बुक में आपको इतना ही दिया है। शर्करा मतलब मीठे जो पदार्थ होंगे वो शर्करा कहलाते हैं, जैसे आपके रसोई घर की जो चीनी है वो भी एक शर्करा है। और मंड जो होता है वो 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। चावल में भरपूर मात्रा में ये पाया जाता है। वसा के जो सोर्स होते हैं वो जितने भी आपके तेल हैं, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, इसके अलावा जैसे अंडे से भी प्राप्त होती है, क्रीम से भी प्राप्त होती है, घी, दूध, मक्खन, मछली और मांस से भी वसा आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो मुख्यतः दालें जो होती हैं वो प्रोटीन के सोर्स हैं, जैसे सोयाबीन, चना, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, मटर, जो भी फलीदार पौधे हैं वो सभी प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। इसके अलावा दूध, अंडे, पनीर, मछली और मांस से। प्रोटीन क्या कार्य करता है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, मरम्मत करता है, स्वस्थ रखता है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को हम बोलते हैं शरीर वर्धक भोजन। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट वसा को क्या बोला था कि ऊर्जा देने वाला भोजन, तो ये है शरीर वर्धक भोजन, यानी शरीर को बढ़ाने वाला भोजन, वृद्धि करने वाला। उसके बाद बात करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर को बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, बाहर के जो सोर्स होते हैं भोजन के उनसे हमें प्राप्त करना पड़ता है, और ये हमारी उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। रोगों की शरीर से रक्षा जो होती है, प्रतिरक्षा, उसमें ये काम आते हैं। इसके अलावा आँख, दांत, अस्थि और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में ये काम आते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जल में जो घुलनशील विटामिन्स हैं वो बी और सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वसा में घुलनशील ए, डी, ई के 4 हैं, ये वसा में घुलनशील, और जल में घुलनशील 2 हैं, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी ये सारणी है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है। इसमें देखिए विटामिन ए, विटामिन ए जो होता है उससे जो अभावजन्य रोग है वो होता है दृष्टिहीनता, क्षीणता। क्षीणता, दृष्टिहीनता मतलब है कि आपकी दृष्टि कमज़ोर हो जाएगी और आपको अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाएगा, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं या रतौंधी भी बोलते हैं, और कभी कभी तो पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके अलावा विटामिन B1, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बेरी बोलते हैं, और इसमें होता क्या है कि आपकी पेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, काम करने की ऊर्जा में कमी रहती है, शरीर आपका थका थका रहता है। विटामिन C, ये हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है मुख्यतः, और इसमें जो रोग होता है वो शक्कर भी हो जाता है। इससे क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय का लगना, ये होता है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको हम रिकेट्स बोलते हैं, और विटामिन सी से अभी मैंने बताया आपको स्कर्वी हो जाता है। तो अभी देखिए विटामिन डी से क्या होता है, इसकी कमी से हस्तियाँ मुलायम हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और आपकी मसल्स भी कमज़ोर होने लग जाती हैं उनसे जो जुड़ी होती हैं। तो इससे बच्चों में और जो युवा होते हैं उनमें दोनों में ये रोग अपना प्रभाव दिखाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ मिनरल्स होते हैं, लवण जो होते हैं वो खनिज लवण, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है, ये आपके अस्थियां और जो दांत हैं उनको सही सलामत रखता है। इसकी कमी से आपके हड्डियां और दांत दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। इसके अलावा आयोडीन जो होता है, आयोडीन से एक रोग हो जाता है घेंगा, जिसमें आपकी थायराइड ग्रंथि काफ़ी फूल जाती है, गला आपका फूला फूला दिखाई देता है, और इससे क्या बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो जाती है। इसके अलावा आयरन, आयरन किससे क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको हिंदी में रक्तता बोलते हैं, और इससे शरीर में कमजोरी हो जाती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब आप श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से शरीर को नहीं मिल पाती, इससे शरीर आपका कमज़ोर सा रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोर्स क्या होते हैं लवण के, लवण या मिनरल्स बोलते हैं जिनको। जैसे आयोडीन, देखिए आप आयोडीन में आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं कि अदरक, पालक और कुछ मछलियाँ हैं जिनसे हमें आयोडीन मिलता है। इसके अलावा फास्फोरस आपको दूध से मिलेगा, केले से मिलेगा। इसके अलावा जो भी साबुत अनाज हैं उनसे हमें फास्फोरस मिलता है। अब बात कर लेते हैं लोहा। लोहा तो आपको पालक से भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा जैसे एप्पल है और ग्रीन एप्पल है, इन दोनों से ही आपको लोहा मिलेगा। इसके अलावा कैल्शियम के जो स्रोत हैं वो दूध और अंडा सबसे अच्छे स्रोत हैं। अब बात कर लेते हैं लवण काम क्या करते हैं। ये अल्प मात्रा में शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रुक्सांस या आहारी रेशे या फाइबर बोलते हैं। ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। देखिए ये पादपों से हमें प्राप्त होंगे, जैसे साबुत खाद्यान्न है, मतलब कहने का मतलब जैसे आप बाजरा, गेहूँ, इनको अगर इनका दलिया लेते हैं वो साबुत खाद्यान्न है, ठीक है। दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में बड़ा योगदान देते हैं और बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं।
कहने का मतलब ये है कि आप रुकसान्स का उपयोग करेंगे तो कब्जी वगैरह आपको नहीं होती है। इसके अलावा बात करते हैं जल। तो जितने भी जो पदार्थ आप अभी तक खा रहे थे वो सारे जल के द्वारा ही उसमें घुलनशील होते हैं, सारे पोषक तत्व उसमें अवशोषित होते हैं। तो जल इसमें बहुत ही अहम रोल निभाता है और ये द्रव रूप में ग्रहण किया जाता है, जैसे दूध, चाय और ओनली जल भी आप ले सकते हैं। तो जल भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें सभी शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में हो, वो संतुलित आहार है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण और जितने भी विटामिन्स होते हैं, अगर वो पर्याप्त मात्रा में होंगे तो वो संतुलित आहार होगा। इसके अलावा देखिए अभावजन्य रोग क्या होते हैं। भोजन में किसी भी पोषक तत्व की लंबे समय तक अगर कमी हो जाती है, अनुपस्थिति होती है, तो कुछ रोग हो जाते हैं जिनको अभावजन्य रोग बोलते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं, उससे आपके शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, बालों का रंग उड़ जाता है, त्वचा की बीमारी हो जाती है और पेचिस भी हो जाता है। पेचिस एक तरह का दस्त होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से, दोनों की अगर कमी हो जाती है तो वर्दी पूरी तरह से रुक जाती है और व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये दोनों चैप्टर आपको कैसे लगे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल फैन स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी सूचना पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।